नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। सीधे लिए चलते हैं आपको रायपुर, जहां पर आरोप पत्र में अमित शाह ने लॉन्च किया है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। वादा करके बैठे भूपेश बघेल की सरकार, जिसके शासन में अप्रत्याशित तौर पर धर्म परिवर्तन की एक बयार आई, वो सरकार चाहिए या आदिवासियों की संस्कृति को फिर से एक बार सुरक्षित और संवर्धित करने वाली भाजपा? छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है। पिछड़ा समाज के विकास के लिए मोदी जी ने जो योजनाएं चालू की हैं, वो योजनाओं को जमीन पर उतारने वाली सरकार चाहिए या पिछड़ा वर्ग के कल्याण के नाम पर करोड़ों हजारों करोड़ों का घोटाला करने वाली भूपेश बघेल की सरकार चाहिए? छत्तीसगढ़ की जनता ने ये तय करना है कि युवाओं को झूठे वादे देकर कौशल विकास और रोजगारी का, बेरोजगारी भत्ते का वादा कर युवाओं को कौशल विकास के नाम पर दुबई में जुए की, ऑनलाइन जुए की ट्रेनिंग कराने वाले महादेव ऐप के भ्रष्टाचारी सरकार चाहिए या युवाओं का विकास करने वाली सरकार चाहिए? मित्रों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद और दिल्ली के दरबार के दरबारी छत्तीसगढ़ का भला नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ का भला कर सकते हैं केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के रूप में कर यहां पर फिर से एक बार विकास की बयार लाई। मित्रों, छत्तीसगढ़ को अटल जी ने बनाया, छत्तीसगढ़ को भाजपा ने संवारा है और मैं आज कहने आया हूं कि भ्रष्टाचार, घोटालों और अत्याचार से छत्तीसगढ़ को भाजपा ही बचा सकती है और कोई नहीं। हमने बनाया था, हमने संवारा था और इन्होंने जो किया है, अत्याचार का जो सीरीज चालू किया है, भ्रष्टाचार का जो एक काला कांड चालू किया है और बहनों पर अत्याचार का जो एक साथ कई घटनाओं का तांता लगा है, उससे अगर कोई बचा सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी मित्रों, मैं छत्तीसगढ़ के सरकार के काले कानूनों की बात बाद में करूंगा, परंतु छत्तीसगढ़ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया वो जरूर बताना चाहता हूं। रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने, 15 साल सरकार चली, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा प्रश्न था राशन के घोटालों का। कांग्रेस सरकारों ने राशन जो देते थे, इसमें बीच में चाव करने की व्यवस्था थी। रमन सिंह जी ने घर घर राशन पहुंचाने वाली पहली बार थंब इंप्रेशन वाली सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का काम किया। और मैं खुद घुमा हूं छत्तीसगढ़ में, गुजरात से प्रवासी कार्यकर्ता कर आया था, दूसरा चुनाव था, मुझे याद है। रमन सिंह जी को कोई रमन सिंह नहीं कहता था, चावल वाले बाबा कर पूरा छत्तीसगढ़। हमने अनाज को, हमने धान को गरीब की झोंपड़ी में पहुंचाने का काम किया। और मोदी जी ने जब धान भेजना शुरू किया, कोरोना के कालखंड में 5 किलो एक्स्ट्रा अनाज भेजा। ये 5 किलो अनाज ये भूपेश बघेल चाव कर गए और 15 किलो की जगह सिर्फ 10 किलो अनाज लेकर गरीबों का अनाज छीनने का काम, धान छीनने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार। कौशल उन्नयन का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भूपेश बघेल ने कौशल उन्नयन तो चालू रखा, मगर किस चीज का? छत्तीसगढ़ के बच्चों को दुबई भेजकर ऑनलाइन जुए की ट्रेनिंग कर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने का कौशल उन्नयन निर्देश किया। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को पूछने आया, हमारे बच्चों को रोजगारी चाहिए या जुए की लत लगानी? अपने निजी स्वार्थ के लिए बच्चों को गुमराह करने वाली ये सरकार
और मुझे विश्वास है घबराए हुए हर रोज कहते हैं एजेंसियां ये करेगी वो करेगी। अरे भैया, आपने अगर ये करा है तो एजेंसी अपना काम जरूर करेगी। क्यों डरे हो भाई? हमारे कोई नेता महादेव ऐप से नहीं डरे। हम तो कहते हैं इसकी जांच होनी चाहिए, तटस्थ जांच होनी चाहिए। मनरेगा के 50 दिन बढ़ाने वाली समग्र भारत में पहली सरकार थी तो भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार थी, तो 150 दिन तक मनरेगा का काम नहीं की। महिला मजदूरों को मातृत्व अवकाश देने वाली कोई सरकार थी तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पंचायत चुनाव में 50% रिजर्वेशन देने वाली अगर कोई सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नगरीय निकायों में आरक्षण देने वाली सबसे पहले कोई सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने शुरुआत की। भूपेश जी, मैं याद कराने आया हूं, आपने क्या कर दिया छत्तीसगढ़ को। छात्रों को हमने निःशुल्क लैपटॉप और टैबलेट देने का प्रारंभ किया था, इसमें भी आपने घोटाला किया। भाजपा के समय में छत्तीसगढ़ एजुकेशन हब बना, पावर हब बना, सीमेंट हब बना, इस्पात हब बना, एल्यूमिनियम हब बना और हेल्थ केयर हब बनने की शुरुआत हुई। ये सारा विकास का काम भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार ने किया। प्रदेश के आदिवासी अंचल सरगुजा और बस्तर में विश्वविद्यालय खोले गए। दंतेवाड़े जैसे सुदूर आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा का गढ़ बनाने का काम किया। प्रदेश में 2 मेडिकल कॉलेज थे, आज प्रदेश में 10 मेडिकल कॉलेज हैं। एमबीबीएस की सीटों को 100 से बढ़ाकर 1100 तक ले गए। इंजीनियरिंग की सीटें 14 से बढ़ाकर 50 करी। आईटीआई 61 से बढ़कर 176 हुए। डेंटल कॉलेज 1 से 5 हुए और मैनेजमेंट के स्कूल 3 से 18 हुए। और कई सारे काम छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, चाहे सिंचाई बनाना हो, चाहे घर घर में बिजली पहुंचाना हो, वो हमारे 15 साल में। और मैं आज भूपेश बघेल जी को पूछने आया। बघेल जी, अगर हिम्मत है तो आज दोपहर को कार्यक्रम है आपका, युवाओं के सामने कार्यक्रम है, सार्वजनिक मंच पर मेरी बात का जवाब दीजिए। 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। क्या मिला 10 साल में छत्तीसगढ़ को? 10 साल में छत्तीसगढ़ को 77,000 करोड़ रुपया मिला था। डिवेल्यूशन ग्रांट और ग्रांट इन एड का टोटल 10 साल में 77,800 करोड़ था। कितना था जरा जोर से बोलो भैया। और बघेल साहब, 2014 से 23 में 10 साल के 77,800 करोड़ के सामने नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में 3,02,429 करोड़। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से आप अमित शाह को सुन रहे थे। उस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का बढ़ा तभी होगा जब बीजेपी की सरकार आएगी। बढ़ते हैं खबरों में आगे। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद आज इसरो एक बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर है। अब देश के साथ साथ विश्व देश की निगाहें इसरो के साथ सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 पर टिकी हैं। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 मिशन को आज 11:50 पर लॉन्च कर दिया गया। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी और सूर्य के बीच की 1% दूरी तय करके L1 पॉइंट पर पहुंचा देगा। लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन बाद यह अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक कमेटी की घोषणा की गई है। ये कमेटी सुझाव देगी कि क्या देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। इस बीच केंद्र सरकार 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इन दोनों चीजों के साथ शुरू होने के बाद कयास लगने शुरू हो गए कि वहीं इस पर सियासत भी
पुरजोर तरीके से हो रही है। इलेक्शन पे क्या कहना चाहेंगे? ये वन नेशन वन इलेक्शन अगर यूपी में हो जाए इलेक्शन, देखिए ये केवल इंडिया मीट जो हो रही थी उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। और अगर आपको याद होगा पिछली बार भी जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने अलग से मीटिंग की थी। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है। और अगर वन इलेक्शन हो जाए पूरे देश में तो हमसे ज्यादा कौन खुश होगा? यूपी में क्या करेंगे वो लोग? अगर लोकसभा के साथ यूपी भी कर दें तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? फिर देश का आईन बदलना होगा, फिर जिला पंचायतों का कैसे होगा, फिर चेयरमैनियों का कैसे होगा, तो क्या सबका चुनाव खत्म हो जाएंगे? ये तो नहीं हो सकता। ये बिल मुनासिब नहीं होगा और ये पास भी नहीं होगा बिल। तो ये तो उनकी मर्जी है, अपनी मर्जी से बना रहे, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्डर थोड़ा ही कि उन्हें भी बनाओ। भाई उन्होंने बनाया, ये उनकी मर्जी से, अपनी मर्जी से बनाया होगा उन्होंने। अरे भाई सारे कमेटी बैठेगी, बातचीत होगा। बिहार में या देश भर में कोई कठिनाई नहीं है। जहाँ तक वन नेशन, एक मिनट रुक जाओ, वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा, एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करें, इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार की बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। और जहां तक बात है, अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार, केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का खत्म कर देंगे। फिर बाद में बोलेंगे कि वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लैंग्वेज, एक भाषा, वन नेशन वन पहलवान। उधर मुंबई में हुई विपक्षी दलों की तीसरी बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसके बाद कई के तहत ऐलान भी किए गए। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से लगातार वार भी किया जा रहा है, जिसको देखते हुए शनिवार को बिहार की राजधानी पटना में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने तंज कसा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और लोकसभा सबका बड़ा अच्छा है भाई। ये सब चीज एक के साथ तो पहले होता था। अगर करना चाहते हैं तो ये काहे नहीं किए थे? जनगणना काहे नहीं किए हैं? हर 10 साल पर होता था, तो आप तो किए ही नहीं जनगणना। बोलिए, होना ना चाहिए था 20 में, तो नहीं है किए, कुछ नहीं किए। तब क्या हो रहा है? अब वो सब तो सारे लोग जितने और भी अपोजिशन के लोग हैं, वे कल बात हुई है सबकी, वो कल बात करेंगे सब। वन नेशन वन इलेक्शन क्या आप लोग समर्थन करते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन को क्या आप लोग समर्थन? अरे सुनिए ना भाई, ये तो बात होगा हाउस में जब आएंगे, प्रपोजल दे के आएंगे, और उसी समय ना एक एक चीज का वो विकल्प हम लोग जो है तैयार कर रहे हैं। और तीसरी बैठक भी हो गई बॉम्बे में, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गए 5, उसके अलावा 4 जो और कमेटियां हैं उसका भी जो है तय कर दिया गया कि कौन कौन क्या क्या होगा। अब जो है कमेटी में जो भी एजेंडा आएगा, निर्णय जो लेना है वो कमेटी जो है लेगी, सामूहिक रूप से सब दल के लोग जो हैं उसमें फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे जो उचित होगा। तो एकमात्र मकसद है, ये लोग नौजवानों के हाथ में तलवार पकड़ाना चाहते हैं, हम लोग कलम पकड़ाना चाहते हैं। ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, हम लोग जोड़ने की और मोहब्बत की राजनीति करते हैं। और देश की अखंडता, जो देश की जो डाइवर्सिटी है, यही खूबसूरती है जिसको ये लोग अलग अलग करना चाहते हैं। कल भी हम कहें, जो ये बात चल के आ रही है, अब होगा क्या नहीं होगा वो तो कोई क्लूलेस है। कोई भारत सरकार का कोई ऑफिशियल अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि एजेंडा पार्लियामेंट में क्या होगा। लेकिन भाई चर्चा जो है छोड़ दिया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा। तो हमने तो सवाल उठाया ना पहले कि भाई वन। गाजियाबाद में मेरी माटी मेरे देश कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कल कुछ लोग मुंबई आए थे। और कौन थे ये लोग? ये लोग वो लोग थे जो परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं। लालू को तेजस्वी की चिंता है, अखिलेश को डिंपल की चिंता है, सोनिया जी को राहुल की चिंता है। ये काहे की नेशनल पार्टी है? ये तो परिवार की पार्टियां हैं। उद्धव किसकी चिंता कर रहे हैं, महाराष्ट्र की या आदित्य की?
वो एकत्र आए थे। कौन थे ये लोग? ये वो लोग थे, मोदी जी देश को आगे ले जा रहे। ये वो इकट्ठे हुए थे जो परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं। लालू को तेजस्वी की चिंता, अखिलेश को डिप्पल की चिंता, सब परिवार, सोनिया जी को राहुल की चिंता। ये काहे की नेशनल पार्टी? ये तो परिवार की पार्टियां बन गई। बाकी तो सब इनके खिदमत करते हैं। ये उद्धव, ये किसकी चिंता कर रहा है? महाराष्ट्र की या आदित्य की? ये शरद जी, क्यों पार्टी टूटी? परिवार के कारण। ये परिवारवाद, ये परिवार के प्रति प्रेम। ममता दीदी, पीसी, बंगला में पीसी बुआ को बोलते हैं, पीसी और भतीजा भाईपो। तो पीसी को भाईपो पसंद है। तृणमूल कांग्रेस किस लिए है? बंगाल के लिए नहीं है, भतीजे के लिए है। इसको भी हमको समझना चाहिए। ये परिवारवाद। लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, कोई परिवार के बाहर का नाम दिखता है? ये परिवारवाद। तो ये परिवार को जिंदा रखने के लिए वहां इकट्ठे आए थे। और किस लिए आए थे? कोई रेल के भर्ती में जमीन लेने के घोटाले। पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर इसरो को यह बधाई दी गई है। पीएम मोदी ने उन्होंने कहा है कि हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयास जारी रहेंगे, संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए प्रयास जारी रहेंगे। तो पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर इसरो को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए प्रयास जारी रहेंगे, हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयास जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। संपूर्ण मानवता के लिए वैज्ञानिकों के प्रयास जारी रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट करके संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए प्रयास जारी रहेंगे। तो आपको बता दें, आदित्य L1 की सफल लॉन्च खबर घोसी से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का रास्ता साफ कर दिया गया है। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में सीएम योगी की जनसभा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जहां घोसी में डेरा डाल रखा है, वहीं डिप्टी सीएम विजय पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जनसभा कर चुके हैं। अब 5 सितंबर को मतदान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी लगभग 1:30 बजे तक पहुंच सकते हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में शुक्रवार को एक आदिवासी महिला को उसके पति ने निर्वस्त्र कर राजस्थान के एक गांव में घुमाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही पुलिस आरोपियों का पीछा करने लगी तो वह भागने लगे। इस दौरान वह घायल हो गए। जिला अस्पताल में इन आरोपियों का इलाज किया गया है, इलाज चल रहा है। आरोपी को भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। तो जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर 538 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी का आरोप है। गिरफ्तारी से पहले उनसे शुक्रवार को पूछताछ की गई थी। उन्हें कल अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। यौन शोषण मामले में आरोपी कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस सुभाष चंद्र की अदालत में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। प्रदीप यादव की ओर से दुमका की एसपी एमएलए कोर्ट की डिस्चार्ज याचिका खारिज करने के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, मगर हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, जिसके बाद अब उनके खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल शुरू होना है। सुनवाई के दौरान प्रदीप यादव के वकील ने अदालत को कहा कि इस मामले में विधायक के खिलाफ कोई तथ्य या साक्ष्य नहीं है।
कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के देवधरापुर गांव में एक युवक ने पत्नी, साली और सास पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें, पति की मारपीट से तंग आकर मायके आई थी और पत्नी को बुलाने आया था लेकिन पत्नी द्वारा वापस जाने से मना करने पर गुस्साए पति ने पत्नी, साली और सास पर खुरपी से हमला कर दिया। तो वहीं तीनों की हालत गंभीर होने के बाद पति ने 2 मंजिला से छलांग लगा दी। हालांकि तीनों की हालत गंभीर देखते हुए कानपुर रेफर किया गया है। खबर मुरादाबाद से, जहां वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कांग्रेस नेता अफसर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। युवक से पैर पकड़वाकर माफी मांगने का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं पुलिस ने धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया है। बता दें, अफसर अंसारी यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सचिव है। मामला कटघर थाना इलाके का बताया जा रहा है। किसी ने सच ही कहा है कि अगर हौसलों में उड़ान हो तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। यूपी के संभल जिले के हलीम का ठेला लगाने वाले मजदूर का बेटा न्यायाधीश बन गया है। यूपीपीएससी जे परीक्षा में 135वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। बेटी की कामयाबी से परिवार में जश्न का माहौल है। न्यायाधीश बनने के बाद पहली बार घर लौटे मोहम्मद कासिम का मोहल्ले वासियों ने जोरदार स्वागत किया। परिवार में खुशी का माहौल है। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक घर में रखे विस्फोट सामान के तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। बता दें कि विस्फोट होने से एक महिला की मौत हो गई। चोरी छिपे घर में पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। तो वहीं विस्फोट के बाद दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। हालांकि विस्फोट के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज वनडे क्रिकेट मैच खेला जाना है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मैच को लेकर हर भारतीय बेहद उत्साहित है। देश भर के साथ ही प्रयागराज में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की दुआओं का और प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। इस बीच प्रयागराज के बहादुरगंज स्थित प्राचीन शिव मंदिर में क्रिकेट प्रेमियों ने भारतीय टीम की जीत के लिए हवन पूजन किया। क्रिकेट प्रेमियों को विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा से भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को ढेरी उम्मीदें हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के साइंटिफिक सर्वेक्षण का मामला सामने आया है। बता दें कि एएसआई की टीम को जिला अदालत में सर्वे की रिपोर्ट सौंपनी है। तो वहीं सूत्रों की माने तो अभी सर्वे पूरा नहीं हो सका है, जिस वजह से एएसआई टीम कोर्ट में 8 हफ्तों का अतिरिक्त समय मांग सकती है। बताया जा रहा है कि अभी तक 28 दिनों का सर्वेक्षण कार्य ही संपन्न हुआ है। साथ ही आपको बता दें, जिला न्यायालय ने एएसआई को सर्वेक्षण पूरा करके 2 सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।